हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग कवर कर रहे थे सर अरिथमेटिक में परसेंटेज को, और परसेंटेज में हम लोगों का लास्ट जो था वो 15 नंबर लेक्चर था। आज जो है हम लोगों का परसेंटेज का 16वां लेक्चर है। और पिछले क्लास में हम लोग टाइप नंबर 10 को कवर कर चुके थे, जो कि कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस था। आज हम लोग टाइप नंबर 11 पर आएंगे और ये हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मिसलेनियस, और ये हम लोगों का आखिरी टॉपिक है मिसलेनियस। अब इसके सवाल को करने के बाद हम लोग जो है वो एक बीच में टाइप छूटा हुआ है, उस टाइप को हम लोग कवर करेंगे, फिर हम लोग का परसेंटेज समाप्त हो जाएगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं सर। आज हम लोग 11वां नंबर टाइप जो कि मिसलेनियस है। आइए इस मिसलेनियस का सवाल नंबर 149 है ना। 148 तक पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे। ये हम लोगों का है सवाल नंबर 149। सवाल नंबर 149 पर आएंगे सर। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 149 नंबर सवाल। 149 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आप जरा ध्यान से पढ़िए सर। 149 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है, जरा आप ध्यान से पढ़िए। 149 नंबर सवाल है क्या? ठीक है, 149 नंबर सवाल जो है वो क्या है, जरा आप ध्यान से पढ़िए। 149 नंबर सवाल कह रहा है कि गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 रुपए है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है। जीपीएफ में 10% भेजती है। बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है और शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। वह ईएमआई के रूप में कितनी राशि भुगतान करती है? सर सवाल समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि गीता एक अपार्टमेंट खरीद रही है और उसके लिए वो ईएमआई का भुगतान कर रही है, और उसकी जो कुल मासिक आय है, गीता की जो कुल मासिक आय है, उसकी जो एक महीने की आमदनी है वो कुल 80,000 रुपए है। और उसके खर्च किस प्रकार से हो रहे हैं वो बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% खर्च कर रही है, जीपीएफ में 10% भेज रही है, और बचत बैंक खाते में 15% की बचत कर रही है, और शेष राशि जो है ईएमआई में भर रही है। तो पूछ रहा है कि बताइए ईएमआई पर वो कितना रुपया भर रही है ना, ये पूछ रहा है। देखो इसमें दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आपको शेष लगा कर देगा, जैसे आप अपने असाइनमेंट का जो आपको मिला है वो क्वेश्चन नंबर 50 देखना। एक तो होगा उसमें शेष लगेगा, जैसे बोलेगा शेष रुपए का इतना रुपए यहाँ खर्चा करती है, शेष रुपए का इतना रुपए यहाँ खर्चा करता है। और एक होगा कि कुल जितना आमदनी है उस पर बताए, पूछेगा कि उस पर कितना रुपया खर्चा कर रहा है, इतना रुपया खर्चा कर रहा है, तो इस पर कितना रुपया खर्चा किया। इस प्रकार का सवाल होगा, है ना। दो तरीके का इसमें सवाल पूछेगा, एक शेष शब्द का प्रयोग करके पूछता है और एक शेष शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे सवाल नंबर 149 है वो शेष शब्द का प्रयोग नहीं किया है, और 150 जो उसमें शेष शब्द का प्रयोग किया है। तो दोनों कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 रुपए है। हम यहाँ पर इसकी मासिक आय 80,000 रुपए को छोड़ते हैं। हम मानते हैं कि माना कि गीता की जो मासिक आय है वो 100 रुपए है। माना कि जो गीता की मासिक आय है वो 100 रुपए, ये हम मानते हैं, ये हम मान रहे हैं कि माना कि गीता की जो मासिक आय है वो 100 रुपए है। हालांकि क्वेश्चन में गिवन 80,000 रुपया, तो बाद में इसका तुलना कराएंगे 80,000 से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 149 है। माना कि गीता की मासिक आय 100 रुपए है। अब इसमें गीता का किस प्रकार से कहां कहां खर्च हो रहा है ये देखिए। कह रहा है कि गीता अपने बच्चों की शिक्षा पर 15% खर्च कर रही है। भाई साहब, अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, चिल्ड्रन की एजुकेशन पर वो 15% खर्च कर रही है। मान के चलिए कि उसकी कुल आय 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 15% कितना होगा सर? 15 रुपया। 15 रुपया कहाँ खर्च कर रही है? बच्चों की शिक्षा पर। आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि वह घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है। सर घरेलू कामकाज यानी घर के कामकाज पर, होम पर, एच फॉर होम समझेंगे। कितना खर्चा कर रही है? 40%। 100 का 40% 40 होता है, यानी 40 रुपया जो है घरेलू कामकाज में खर्चा कर रही है। फिर कह रहा है कि जीपीएफ में 10% भेजती है। सर 100 का 10% जीपीएफ में भेजती है। जीपीएफ
जीपीएफ में 100 का 10% भेजती है, 100 का 10% 10 रुपया, यानी 10 रुपया जीपीएफ में गया। कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि बचत बैंक खाते में 15% जमा करती है। सर 100 का 15% वह बचत कर रही है, सेविंग कर रही है। 100 का 15%, 15 रुपया सेविंग कर रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि और जो शेष राशि बच जा रहा है उसको ईएमआई के रूप में भुगतान कर देती है ना, उसका भुगतान ईएमआई के रूप में कर रही है। भाई टोटल 100 था, 100 में से 15 चिल्ड्रन के एजुकेशन पर, 100 में से 40 घर घरेलू काम काज पर, 100 में से 10 जीपीएफ में जमा कर दी और 100 में से 15 बचा ली। टोटल 100 में से कितना हो गया सर? तो बोलेंगे 40, 10 50 और 30 80, 80 रुपए तो खर्च हो गए। अब शेष कितने बचे हैं सर? शेष जो बचे हैं, शेष जो बचे हैं सर, वो बचे हैं 20, और यही 20 कहाँ भुगतान कर रही है? ईएमआई के रूप में भुगतान कर रही है, ईएमआई के रूप में भुगतान कर रही है। तो बताइए कि वो ईएमआई पर कितना रुपया भुगतान कर रही है, यही सवाल पूछ रहा है। ईएमआई पर कितना रुपया भुगतान कर रही है? वो ईएमआई पर 20 रुपया तब भुगतान कर रही है जब उसकी मासिक आय हमने 100 मानी है। क्वेश्चन में बोल रहा है उसकी मासिक आय 100 है ही नहीं। उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय तो 80,000 रुपए है। उसकी मासिक आय 80,000 रुपए है। बोलेंगे 100 में कितना से गुणा करें कि 80,000 आए? तो बोलेंगे 800 से, 800 से, यानी 800 गुणे पर है, 100 नहीं 80,000 मासिक आय है, 800 गुणे पर। तो ईएमआई भी 20 ना होकर 800 गुणे पर हो जाएगा सर। 800 गुणे पर 8 दूना का 16, 16 और 3 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो इसमें का 1 जीरो इसमें का, 16,000 रुपए उसकी ईएमआई पर वो कितने रुपए भुगतान कर रही है सर? 16,000 रुपए जो है वो ईएमआई पर भुगतान कर रही है। एक बार दोबारा समझ लेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि गीता नाम की एक लड़की है, उसने एक अपार्टमेंट खरीदा है। उसकी कुल मासिक आय 80,000 रुपए है, जिसमें से वह बच्चों की शिक्षा पर 15% खर्चा कर रही है और अपने घरेलू कामकाज पर 40% खर्च कर रही है। जीपीएफ में 10% जमा कर रही है और फिर वो 15% का बचत भी कर रही है। ये सारी के सारे खर्च या बचत या जो भी कर रही है वो अपनी कुल मासिक आय पर कर रही है, जितना कमा रही है उतना पर कर रही है। तो कह रहा है कि और बाकी के रुपए जो बच जा रहे हैं उसको ईएमआई में भुगतान कर दे रही है। तो बताइए कि वो ईएमआई पर कितना रुपया भुगतान किया? हमने कहा कि सर वो जो 80,000 बोला है मासिक आय, हम उसको थोड़ा देर रोकते हैं और यह मानते हैं कि गीता की टोटल मासिक आय जो है वो 100 रुपए है, क्योंकि 100 रुपए का प्रतिशत निकालना आसान होता है। 80,000 का परसेंटेज निकालते थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसीलिए हम बोले कि हम मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय सर 100 रुपए है। अब 100 का 15%, 15 रुपया बच्चों की शिक्षा पर, 100 का 40% यानी 40 रुपए घरेलू कामकाज पर, 100 का 10% वह जीपीएफ में जमा कर रही है, यानी 100 का 10%, 10 रुपए जीपीएफ में जमा हुआ। 100 का 15% बचत कर रही है, यानी 100 का 15%, 15 रुपया बचत हो गया। अब शेष यहां तक 100 में से 80 रुपए चला गया। अब बचा कितना सर? शेष 20 रुपए, यानी 20 रुपए को ईएमआई के रूप में जमा कर रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ईएमआई के रूप में कितना रुपए जमा कर रही है? भाई ईएमआई में भुगतान वो 20 रुपए तब कर रही होती जब मासिक आय 100 होता। क्वेश्चन कह रहा मासिक आय तो 100 है ही नहीं, मासिक आय 80,000 है। बोलेंगे कितना गुणा पर? तो 100 में 800 से गुणा करेंगे 80,000 आएगा। तो उसी प्रकार ईएमआई पर भी 20 रुपए ना होकर 800 गुना पर कितना हो जाएगा सर? 16,000, 16,000 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोलेंगे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 150 पर चर्चा करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 150? क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है सर, एक व्यक्ति ने अपने मासिक आय का 30% किराए पर खर्च किया, उसने शेष राशि का 15%। देखो अभी शेष शब्द का प्रयोग किया, तो शेष शब्द का प्रयोग करेगा तो ऐसे नहीं बनाएंगे, है ना। वो कुल मासिक आय पर या कुल आय का जब बोले ना, तो कुल आय का बोले तो सब कुल 100 पर ही निकल रहा था। अभी बोल रहा है कि उतना खर्चा हो गया तो बचे हुए पर फिर इतना हो रहा है। अब शेष शब्द का प्रयोग किया, जहां शेष शब्द का प्रयोग कर देता है वहां कैसे बनाते हैं, अब हम लोग यहां सब पर समझेंगे इस सवाल के माध्यम से। करें कि व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च किया, उसने शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया। अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। यदि उसके पास 1,62,435 रुपए बचे थे तो उसकी मासिक आय क्या थी? देखिए लास्ट में जो डेटा दिया गया है ना, वो बचत का डेटा दिया गया है। तो आप इस सवाल को रेशियो से लगा सकते हैं। रेशियो से कैसे लगाएंगे सर? आय और बचत का रेशियो बनाएंगे। आय और बचत का, आय का और बचत का रेशियो बना देंगे हम। आय का और बचत का रेशियो बना देंगे सर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले बोला है
कि एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 30% किराया पर खर्च किया, 30% किराया पर खर्च कर दिया। 30% को भिन्न में बदलेंगे होगा 3/10, माने टोटल उसकी आय अगर 10 रुपया थी, नीचे वाला आय को दर्शाता है, टोटल यदि आय उसकी 10 रुपया थी तो उसने 3 रुपया किराया पर खर्चा कर दिया। अगर आय 10 रुपया थी तो 3 किराया पर खर्चा कर दिया, तो बचत कितना किया होगा, कहेंगे 7 रुपया। 10 आय थी, 3 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, 7। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि उसने शेष राशि का 15% भोजन पर खर्चा कर दिया। शेष राशि का 15% भोजन पर, 15% को भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 3/20, 3/20। मतलब अगर शेष 20 रुपया है, शेष अगर 20 रुपया उसका आय बचा हुआ है, तो 20 का 3 रुपया यानी 20 का 15% माने 3 रुपया वो क्या चीज पर खर्चा कर दी, भोजन पर। तो अभी भी वो बचाई कितनी है, तो बोलेंगे सर 17 रुपया। बचत वाला डेटा इधर लिखना। फिर आगे कह रहा कि उसने अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग कर दिया। सर बची हुई राशि का 35%, 35% को भिन्न में बदलिए, 35% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, सर बोलेंगे 35% को भिन्न में बदलेंगे तो होगा 7/20, 7/20। 5 से 7 बार में 35, 5 से 20 बार में 100, यानी 20 अगर आय अब बचा हुआ है अनुपात में, तो वो 7 जो है अन्य चीजों पर खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, 13 रुपया। 13 रुपया बचाया। जब शेष लगाकर सवाल दे, शेष लगाकर जब सवाल देता है इस प्रकार का, तो उसको रेशियो से लगाना है ऐसे, और शेष नहीं देता है तो इसके पहले जो बताए थे वैसे लगाना है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब आय निकालते हैं। सर अगर कटने वाला होता तो इधर काट लेते, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा। 20 × 20 400, 400 में 10 से गुना करेंगे सर कितना हो जाएगा, 4000। माना कि उसकी अनुपात में आय कितनी थी, 4000, तो बचत उसने कितना का किया, तो गुना कर लीजिए 13 × 91, 13 × 91, और 91 में किससे गुणा कर देंगे, 17 से। 17 एकम 17 के साथ हार्सिल 1, 17 9 153 और 154। मतलब अगर उसकी आय 4000 है अनुपात में, तो बचा कितना रहा है, 1547। क्वेश्चन कह रहा है ना 1547 ना बचा रहा है भैया, वो बचा कितना रहा है, वो बचा रहा है 1,62,000, 1,62,435 रुपया बचा रहा है, 435 रुपया बचा रहा है। 1,62,435 रुपये बचा रहा है, कितना गुणा पर, तो बोलेंगे सर इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। तो जब इसको ऊपर इसको नीचे रखेंगे ना, तो 105 बार में कट जाएगा, है ना, 105 बार में कट जाएगा। तो 1,1547 रुपया ना होकर 1,62,435 से 105 गुना पर, तो उस व्यक्ति की आय भी 4 ना होकर 105 गुना पर हो जाएगी, 105 गुना पर हो जाएगी। सर 4 में गुना करेंगे, 3 जीरो है तो पहले 3 जीरो आ गया, और फिर 4 पंचे 20 का जीरो, हार्सिन 2, 4 × 0 0 और हार्सिनिया 2 आ जाएगा, 4 एकम 4 का 4। कितना हो गया सर, 4,20,000, 4,20,000 रुपया उसकी आय है। क्लियर है सर, एकदम क्लियर होना भी चाहिए, एकदम क्लियर होना भी चाहिए। कहेंगे सर शेष शब्द का प्रयोग करेगा तो रेशियो से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे सर, रेशियो से। कोई दिक्कत नहीं सर, और कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सवाल नंबर 151 पर। 151 नंबर सवाल पर आएंगे सर, डायरेक्ट 151 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 पर आएंगे सर। 151 पर क्या कह रहा है, 151 नंबर सवाल कह रहा है कि ताजे फल में 60% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है, तो 100 केजी ताजे फलों में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता। हमने कहा कि सर फल में 2 ही चीज होता है, कोई भी फ्रूट लाएंगे तो उसमें 2 ही चीज होगा, एक पानी और दूसरा गुद्दा। गुद्दा को इंग्लिश में पल्प बोलते हैं, है ना, और पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। तो फल में 2 ही चीज होता है, एक पानी होता है और एक उसका गुद्दा होता है जिसको आप लोग खाते हैं। जब फल सूख जाता है इसका मतलब उसमें का पानी खत्म हो गया, माने पानी कम हो गया। जब किसी फल के अंदर का पानी की मात्रा कम होने लगती है, जब किसी फल में पानी की मात्रा कम होने लगती है, तो फल क्या होने लगता है सर, सूखने लगता है। फल सूखने लगता है, जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती जाएगी फल में, फल सूखता जाएगा, है ना। लेकिन जो पहले उसमें का पल्प था, गुद्दा जो पहले था उसमें, वो अब भी वह उतना ही रहेगा। गुद्दा नहीं सूखता है, पल्प नहीं सूखता है, सूखता क्या है सर, पानी। पानी की मात्रा सूखते जाएगी, कम होते जाएगी, फल भी क्या होता जाएगा, सूखता जाएगा। पल्प जो होता है वो थोड़े सूखता है, पल्प ज्यों का त्यों रहेगा। सूखेगा क्या सर, पानी, पानी का वाष्पीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ताजे फल में 60% पानी है,
ताजे फल में 60% पानी है। तो इधर हम लिख देते हैं फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट में 60% क्या है सर? पानी है। 60% पानी है, पानी पानी एगो वाटर का और एगो पल्प का रेशियो बनाएंगे, पल्प का। 60% क्या है सर? पानी है। 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब होता है 3/20। क्या होगा सर? 3/20। या फिर इसको ऐसे करिए, 3/20 क्यों? 3/20 क्यों बहादुर? 3/20 कैसे लिख दिया? 20 या 60, 20 पंचे 100, 3/5 ना, 20 क्यों लिखेंगे, है ना। 60% का मतलब 3/5 हो गया। मतलब अगर टोटल फल 5 किलो का है, 5 किलो का है, तो उसमें से 3 क्या है सर? पानी है। टोटल 5 किलो का फल है तो उसमें से 3 किलो पानी है और बचा 2 किलो क्या है? उसका गुद्दा है, यानी पल्प है, पल्प है सर, पल्प। ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये फल सूख गया तो इसमें पानी कितना हो गया? 20%। 20% माने अब फल जो है वो ड्राई हो गया, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में कितना हो गया सर? 20%। 20% पानी हो गया। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/5। मतलब अगर सूखने के बाद फल 5 केजी है अनुपात में, तो उसमें से 1 क्या हो गया? पानी, और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया? पल्प। बाकी जो बच गया वो हो गया पल्प। अब आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। अब आप एक बात बताइएगा कि सर ताजा फल आया तो पानी 3 था, पल्प 2 था, गुद्दा 2 था, ठीक है। और जब वही फल सूख गया तो पानी 1 हो गया और गुद्दा कितना हो गया सर? 4। 4। सर पानी सूख रहा है तो गुद्दा की मात्रा क्यों घटेगी या बढ़ेगी? गुद्दा की मात्रा में क्यों परिवर्तन होगा? पल्प की मात्रा में थोड़ी ना परिवर्तन होता है, पल्प तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में पल्प की मात्रा को समान करेंगे। और पल्प की मात्रा को समान करने के लिए या तो दोनों को 2 बना दीजिए और नहीं तो दोनों को 4 बना दीजिए। हम कहते हैं सर दोनों को 2 बनाएंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसीलिए दोनों को 4 बना देते हैं। ये 4 है, इसको भी 4 बना देते हैं। 4 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अनुपात में गुणा करने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 तिहाई 6 और फिर 2 दूनी के 4, 4। अब देखिए पानी शुरुआत में जब फ्रेश फ्रूट था तो 6 था और ड्राई फ्रूट में 1 हो गया। अब पल्प जब फ्रेश फ्रूट था तब भी 4 और ड्राई फ्रूट में था मतलब सूख गया तब भी 4, क्योंकि पल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि 100 किलो ताजे फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। यहाँ पर टोटल कितना है सर? 10। टोटल 10 केजी है। बोल रहा है 10 केजी नहीं है, 100 केजी है। कितना गुणा पर सर? 10 गुणा पर। तो ताजा फल अगर 100 केजी है, अनुपात में 10 है, क्वेश्चन करा 10 नहीं है 100 है, 10 गुणा पर, तो जो ड्राई फ्रूट बनेगा वो भी अनुपात में टोटल कितना हो रहा है? 5। तो हम कहेंगे 5 ना होकर 10 गुणा पर कितना केजी हो जाएगा सर? 50। कितना केजी हो गया मेरे भाई? 50 केजी। यानी 50 केजी, 100 केजी ताजा फल से 50 केजी सूखा फल बनाया जा सकता है। 50 केजी सूखा फल बनाया जा सकता है। बोलेंगे कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझा दे रहे हैं। देखो कह रहा है कि कुछ ताजे फल खरीद कर लाया हमने जिसमें 60% पानी है। अब 60% पानी है तो हमने 60% को भिन्न में बदला 3/5। मतलब टोटल यदि जितना फल हमने खरीद कर लाया उसका वजन 5 किलो है, तो 5 किलो में से 3 किलो पानी और बचा 2 किलो, वो हो गया पल्प। फल में 2 ही चीज होता है, पानी यानी वाटर और पल्प, ठीक है। अब जब वो फल सूख गया तो उसमें पानी की मात्रा घटकर 20% हो गई। 20% को भिन्न में बदलेंगे 1/5। मतलब अगर टोटल सूखे हुए फल का वजन अब 5 है तो उसमें से 1 पानी है और जो बच गया वो क्या होगा? पल्प होगा। तो हमने कहा सर कि सूख पानी रहा है तो पल्प की मात्रा क्यों बदलेगी? तो यहाँ पर अगर पल्प 2 है तो यहाँ भी 2 हो, या फिर यहाँ पल्प 4 है तो यहाँ भी 4 हो, या तो दोनों को 4 बनाओ नहीं तो दोनों को 2 बनाओ। हमने कहा दोनों को 4 बना देते हैं, दोनों को 4 बना देते हैं। तो ये तो ऑलरेडी 4 था तो इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी। ये 2 था तो इसको 2 को 4 बनाने के लिए हमने इसमें 2 से गुणा किया। अनुपात में गुणा करना है तो सब में होता है, गुणा करेंगे तो ये 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। अब पल्प क्या हो गया सर? समान हो गया। पानी डिफर कर रहा है तो पानी सूख रहा है तो डिफर करेगा उसकी मात्रा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर? हम यहाँ पर बोलेंगे सर कि शुरुआत में जो फल का वजन था वो 6 और 4 अनुपात में 10 था। क्वेश्चन कर रहा नहीं 10 नहीं 100 है, 10 नहीं 100 है, 10 गुना पर। तो अब सूख गया जब उसका वजन टोटल अब कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर अनुपात में 5, तो 5 ना होकर ये 10 गुना पर, तो ये भी 10 गुना पर कितना हो जाएगा? 50। मतलब 100 केजी सूखे फलों से, 100 केजी ताजे फलों से
आप 50 केजी सूखा फल बना सकते हैं। मतलब 100 केजी आप खरीद के लाए थे, लेकिन सूखने के बाद अब वह कितना केजी का हो गया सर? 50 केजी का हो गया, 50 केजी का। बोलेंगे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 152 152 पर आएंगे। 152 ऐसा ही एक सवाल और है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ताजे फल में 50% पानी है और सूखे फल में 10% है, तो 180 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? सवाल ये पूछ रहा है ना। देखिए, फ्रेश फ्रूट आप खरीद के लाए और ताजे फल, फ्रेश फ्रूट में कितना प्रतिशत पानी है सर? 50% पानी है। 50% को भिन्न में बदलेंगे, क्या हो जाएगा सर? 1/2। 1/2। फ्रूट में दो ही चीज होता है, वाटर और पल्प, लेकिन वाटर की मात्रा बदलेगी क्योंकि वाटर सूखता है, पल्प अनचेंज रहता है, पल्प अपरिवर्तित रहेगा। अगर टोटल वजन 2 है तो 2 में से 1 क्या है सर? पानी। तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा? पल्प होगा। फिर आगे कह रहा है कि जब ये फल सूख जाता है तो उसमें पानी कितना रह जाता है? पानी रह जाता है 10%। यानी ड्राई फ्रूट में जब फल सूख गया तो ड्राई फ्रूट में पानी की मात्रा कितनी है सर? ड्राई फ्रूट में पानी की मात्रा 10% है। 10% का मतलब 1/10। मतलब अगर अब वजन 10 है तो उसमें से 1 क्या है सर? पानी। तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा? पल्प। फिर वही कहानी, देखिए आप जितना फल खरीद कर लाए थे, सूखने के बाद भी फल उतना ही रहेगा, है ना। केवल उसमें से पानी वाष्पीकरण हो जाएगा, पानी उसमें से उड़ जाएगा, जिसकी वजह से फल सूख रहा है, लेकिन पल्प थोड़ी घटेगा। तो पल्प जो शुरुआत में था, अब भी पल्प वही रहना है। तो पल्प की मात्रा को बराबर करिए, दोनों को 9 बना देते हैं। अब ये 1 है तो इसको 1 बनाना थोड़ा मुश्किल है, हम कहते हैं सर इसको, ये 9 है तो इसको भी 9 बना देते हैं। 9 बनाना आसान है, इसमें 9 से गुणा करा देंगे। 9 से गुणा कराएंगे सर, 9 एकम 9, यहाँ भी 9 एकम 9, इसका गुणा इसके साथ भी, इसका गुणा इसके साथ, है ना। शुरुआत में पानी जब सूखा ताजा फल था तब 9 था, सूख गया तो 1 हो गया। पल्प शुरुआत में भी 9, अब भी 9, है ना। अब बताइए टोटल कितना हो रहा है सर? वजन शुरुआत में था अनुपात में 18 केजी हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 18 केजी नहीं है, शुरुआत में 180 केजी ताजा फल है, कितना गुणा पर? 10 गुणा पर। तो इस ताजे फल से कितना सूखा बना सकते हैं? सूखा अनुपात में बन रहा है 10, क्वेश्चन कह रहा है अनुपात में ना 10, ओरिजिनल में कितना हो जाएगा? ओरिजिनल में 100 केजी। 180 केजी ताजे फल से आप कितना केजी सूखा फल बना सकते हैं सर? 100 केजी सूखा फल बना सकते हैं। समझ में आया? काफी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, बेहद आसान क्वेश्चन था। इस तरीके के सवाल अब बनाने की स्थिति में आप हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर अगले सवाल पर। सवाल नंबर 153 153 नंबर पर आ जाएंगे सर। सवाल नंबर 153 पर, सवाल नंबर 153 पर आ जाएंगे। 153 आइए सर। सवाल नंबर 153 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि सोहन 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और सोहन 1540 रुपए बचाता है तो मोहन की बचत क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है मोहन, दूसरे व्यक्ति का नाम है सोहन। मोहन की बात करें तो मोहन अपने आय का 14% बचा रहा है। मोहन जो है अपने आय का 14% बचा रहा है, 14% सेविंग कर रहा है ना। 14% ये सेविंग कर रहा है, सेविंग। जबकि सोहन नाम का जो व्यक्ति है, सोहन नाम का जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने आय का 22% सेविंग करता है, अपने आय का 22% बचा रहा है, आय का 22% बचा रहा है। तो बताइए यदि सोहन 1540 रुपए बचाता है तो मोहन की बचत क्या है? बिल्कुल बता देंगे हम लोग। और एक इसमें कंडीशन भी ये रखा है, सवाल पढ़ना, बोल रहा है कि यदि दोनों को समान वेतन मिलता है, सवाल पढ़ो, कह रहा दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना, कह रहा कि यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और सोहन 1540 रुपए बचाता है तो मोहन की बचत क्या है? मतलब मोहन और सोहन दोनों को पेमेंट सेम मिलता है ना, लेकिन मोहन कम रुपए बचाता है और सोहन ज्यादा रुपए बचाता है। तो अगर मोहन 1540 रुपए बचाता है तो सोहन कितना रुपया बचाएगा? ये आपसे सवाल पूछा गया है। आइए यहाँ पर हम रेशियो बनाते हैं मोहन के इनकम और सेविंग का, और उसी प्रकार हम लोग रेशियो बनाएंगे सोहन के इनकम और सेविंग का। देखते हैं क्या इन लोग का इनकम और सेविंग है। चलिए रेशियो से इसको सॉल्व करेंगे। सर मोहन 14% का बचत कर रहा है, 14% को भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाएगा सर? बोलेंगे 7/50, यही तो होगा, 7/50। अब आप इसको मुंजवानी बदल पा रहे होंगे, 14 बटा में 100,
14/100, 2 से कट जाएगा 7 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में। आप डायरेक्ट ये वीडियो तो देख नहीं रहे होंगे, आप एक नंबर से देखते हुए आ रहे हैं, और एक नंबर से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये कहा भी गया है कि प्रत्येक सवाल आपको 5 से 6 बार लगाना है। अब 5 से 6 बार यदि आप प्रत्येक सवाल लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको आते आते, इस वीडियो तक आपको आते आते, इस लेक्चर तक आपको आते आते इतना प्रैक्टिस तो जरूर हो गया होगा कि अब मन में आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे होंगे, है ना। तो बार बार ये सब चीज नहीं करना है, ठीक है। तो 7/50, तो माना कि अगर मोहन की कुल आय 50 है तो उसमें से सेविंग वो कितना कर रहा है, 7। सेविंग कितना कर रहा है सर, 7, और यहाँ सेविंग का ही डाटा लिखना है, इसीलिए हम 7 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है सर 22%। 22% को क्या लिख सकते हैं, 11/50। क्या लिख सकते हैं सर, 11/50। भिन्न में क्या लिखेंगे, 11/50। मतलब सोहन की आय यदि 50 रुपए है तो उसमें से वह 11 रुपए सेविंग कर रहा है, और सेविंग का ही डाटा लिखना है यहाँ पर, तो लिख देंगे 11 सेविंग कर रहा है ना। क्वेश्चन कर रहा है यदि दोनों की इनकम समान है, मतलब दोनों की आय समान है, इसका भी 50 है, इसका भी 50 है, ऑलरेडी समान है। अगर समान नहीं होता इस रेशियो में तो सबसे पहले हम उसको समान करते हैं। यहाँ समान है तो समान करने की आवश्यकता है नहीं। अब कह रहा है कि यदि सोहन की आय 1540 रुपए है, बस सॉरी बचत, सोहन का जो बचत है वो 1540 है। हमने कहा सोहन का बचत अनुपात में 11 है, क्वेश्चन में बोला है 1540 है, तो 11 ना होकर 1540 है। कितना गुणा पर सर हम लोग पता करेंगे, 11 एकम 11 बच गया 4, 11 चौक 44, 140 गुणा पर। तो ये भी कितना गुणा पर हो जाएगा सर, 140 गुणा पर हो जाएगा। 14 7 98 और 0 है तो 0 कितना हो गया सर, 980 रुपए, है ना। मोहन की बचत कितनी हो रही है सर, मोहन की बचत हो रही है 980 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बोलेंगे कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस समझदारी की बात थी इसमें, और आप इसको कर पाएंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे सर और अब बात करेंगे सवाल नंबर 154 पर। 154, सवाल नंबर 154, सवाल नंबर 154 पे आ जाइए सर। 154 पे फटाफट बिना देरी के सवाल पर आ जाएंगे। 154 नंबर क्या कह रहा है सर, देखिए 154 नंबर सवाल कह रहा है एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। अगर 355 बिस्कुट 45 जानवर द्वारा खाए जाते हैं तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या बताइए। वाह, गजब का सवाल है सर, गजब का सवाल है। कह रहा है एक कमरा है, उस कमरे में टोटल 45 गो जानवर है। वो 45 जानवर में से कुछ जानवर कुत्ता है, कुछ जानवर बिल्ली है। 45 जानवर मिलकर 355 को बिस्कुट खा गया, है ना। और उसमें से जितना कुत्ता है, प्रत्येक कुत्ता जो है वो 9 को बिस्कुट खाता है, और उसमें जितना बिल्ली है, प्रत्येक बिल्ली जो है वो 7 को बिस्कुट खाती है। तो बताइए कै गो कुत्ता है, कै गो बिल्ली है। देख रहे हैं कितना बिजोड़ क्वेश्चन है, बिजोड़ है जी, बिजोड़, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर बताइए तो टोटल जानवर कै गो है, सवाल को समझिए, सॉल्व करना है। टोटल जानवर कै गो है, 45 गो। 45 जानवर में से कुछ जानवर क्या है सर, बिल्ली, कुछ जानवर जो है वो बिल्ली है, और कुछ जानवर क्या है सर, कुत्ता है। कुछ जानवर जो है वो कुत्ता है, कुछ जानवर बिल्ली है, कुछ जानवर कुत्ता है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खा रही है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खा रहा है। यदि दोनों ने मिलकर टोटल 355 को बिस्कुट खाया, कितना बिस्कुट खाया सर, 355 को बिस्कुट खाया। दोनों ने 45 जानवर ने मिलकर 355 को बिस्कुट खाया, जिसमें से प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए सॉल्व करने के लिए, कभी कभी खरगोश दे देगा और एक जो है आपका कबूतर दे देगा कि पूरा जानवर गिने तो इतना है और पूरा पैर गिने तो इतना है। तो बताइए उसमें से खरगोश कितने हैं, कितने कबूतर हैं, है ना। इस तरीके का सवाल उसमें दिया जाता है कि एक पिंजड़ा है, उस पिंजड़ा में कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है ना। पैर गिने गए तो इतना हुआ, सर गिने गए तो इतना हुआ। तो बताइए यदि टोटल जानवर इतने हैं, आपको टोटल जानवर इतने हैं उसमें, तो बताइए कि उसमें खरगोश की संख्या कितनी है और कबूतर की संख्या कितनी है। इस तरीके का भी सवाल आएगा, ऐसे ही बनेगा जैसे अभी समझा रहे हैं। 45 को टोटल जानवर, जिसमें कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ता, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट। सब 45 जानवर मिलकर 355 बिस्कुट खाए, तो बताइए कै गो बिल्ली, कै गो कुत्ता। आपको क्या करना है कि इसमें से जो कम है, कौन कम है, 7, तो इसको ब्रेक कीजिए, ब्रेक कीजिए। इसका मेथड जो हम बता रहे हैं उस मेथड का नाम है ब्रेक मेथड। ये 7 है तो लिखिए 7,
लेकिन टोटल एक कुत्ता कई बिस्कुट खाता है? 9 बिस्कुट। तो 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए? तो 2। माना कि प्रत्येक जानवर, जितना भी जानवर है सब 7-7 को बिस्कुट खा रहा है। हम मानते हैं, इसको ब्रेक मेथड बोलते हैं, है ना। हम मान लिए कि प्रत्येक जानवर कितना बिस्कुट खा रहा है? 7। बिल्ली भी 7 बिस्कुट, कुत्ता भी 7 बिस्कुट, ऐसा हम मान लिए। अच्छा, अगर प्रत्येक जानवर 7 बिस्कुट खा रहा है तब 45 जानवर कितना बिस्कुट खाया होगा? नहीं बता सकते हैं। एक प्रत्येक जानवर, जितना भी जानवर है उसमें से प्रत्येक जानवर 7-7 बिस्कुट खा रहा है ना। तो 45 जानवर ने कितना बिस्कुट खाया होगा? टोटल 45 जानवर है, उसमें से हर एक जानवर को बोल दिए 7-7 खाने के लिए, तो टोटल कितना बिस्कुट खाया होगा? 7×5 = 35 की 5, हारचिन 3, 7×4 = 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31। 315 बिस्कुट खाया होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 315 बिस्कुट नहीं खाया है, 355 बिस्कुट खाया है। कितना अधिक खा गया भाई? कितना अधिक? 355 में से 315 घटा दो, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4 और 3 में से 3 गया 0। कितना अधिक बिस्कुट है सर? 40। ये 40 बिस्कुट अधिक क्यों खाया जा रहा है? ये 40 बिस्कुट अधिक क्यों आ रहा है? अधिक, हमने कहा कि टोटल 45 जानवर है, जिसमें से कुछ बिल्ली है, कुछ कुत्ता है। क्वेश्चन ये बोला कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट। हमने कहा कि हम मानते हैं कि दोनों, प्रत्येक कुत्ता और प्रत्येक बिल्ली दोनों जो है 7-7 बिस्कुट खाता है। प्रत्येक कुत्ता और प्रत्येक बिल्ली यदि दोनों 7-7 बिस्कुट खाता है तो उस हिसाब से टोटल बिस्कुट कितना खाया जाएगा? 45 को है सब टोटल, प्रत्येक 7-7 को खाएगा तो 315 को बिस्कुट खाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 315 बिस्कुट नहीं खाया गया है, 355 बिस्कुट खाया गया है। कितना ज्यादा हो रहा है 315 से? 40। ये क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि प्रत्येक कुत्ता 2 बिस्कुट ज्यादा खा रहा है, तो यही 2 बिस्कुट बराबर है 40 के। ये 40 बिस्कुट बढ़ने का कारण यही है कि प्रत्येक कुत्ता 2-2 बिस्कुट ज्यादा खा रहा है। तो यही 2 बराबर किसके हो गया? 40 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा सर? 40/2, 40/2 20 के। यानी कै गो कुत्ता है सर? 20 गो। टोटल 45 में से कुत्ता की संख्या क्या हो गई सर? 20। हाँ, एक का मान मतलब पूरा कुत्ता कै गो है ये निकल कर आता है, एक का मान। प्रतिशत में रहता तो 100 का मान निकालते, है ना। तो टोटल कुत्ता कै गो है सर? 20 गो। 20 गो है कुत्ता। कै गो है सर? 20 गो है कुत्ता। तो यहाँ से आप बता सकते हैं बिल्ली कै गो है? नहीं बता सकते हैं। टोटल जानवर जो है वो 45 गो है, अब 45 गो में से 20 गो कुत्ता हो गया, तो नहीं बता दीजिएगा कि तब बिल्ली कैगो हो जाएगी? कहेंगे सर 25 गो। तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता 20, बिल्ली 25। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, शानदार सा बात दिया ऑप्शन नंबर बी में। बोलेंगे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इसको बेहतरीन ढंग से छापना है और प्रत्येक सवाल 5 से 6 बार, प्रत्येक सवाल कितना बार लगाना? 5 से 6 बार। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सवाल नंबर 155 पर। कितना पर सर? 155 पर बात करेंगे। 155 पर डायरेक्ट 155 पर आना है। डायरेक्ट कैसे आना है? डायरेक्ट आना है। डायरेक्ट आ गए सर 155 पर, कोई गजन ही नहीं हुआ आने में। आगे बढ़िए और अब बात करिए सवाल नंबर कितने पर? सवाल नंबर 155 पर कह रहा है कि अनुजा के पास संपत्ति का 66.2/3% हिस्सा है। यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत 1,25,000 है तो उसकी 45% संपत्ति की कीमत कितनी होगी? ये सवाल पूछा आपसे, है ना। सवाल समझो। कह रहा है कि अनुजा के पास संपत्ति का 66.2/3% हिस्सा है। मतलब कुल संपत्ति जितनी है ना, हमें नहीं पता टोटल संपत्ति कितनी है, जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति का 66.2/3% हिस्सा अनुजा के पास है ना, अनुजा के पास है। यदि उसकी 30% संपत्ति की कीमत, वो जो 66.2/3% पर जो है ना उसके पास, अनुजा के पास, उसका 30%, 1,25,000 है, तो बताइए तब 45% संपत्ति की कीमत क्या होगी? टोटल संपत्ति की 45% कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये हम पता करेंगे कि टोटल संपत्ति है कितना, टोटल संपत्ति है कितना, ये पहले पता करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल संपत्ति x रुपया है ना। कुल संपत्ति कितनी है सर? x रुपया। कुल संपत्ति कितनी हो गई सर? 100 रुपया। हम मान लिए 100 रुपया, माना कि कुल संपत्ति 100 रुपया, माना कि कुल संपत्ति 100 रुपया। अब जो अनुजा है उसके पास कुल संपत्ति का 66.2/3% है।
कुल संपत्ति x है, तो x का 66.2/3% है। अब 66.2/3% का मतलब होता है 2/3, सबको पता है, सबको पता है सर, ये तो परसेंटेज टेबल में याद करवाया गया है, 2/3। तो कुल संपत्ति का 2/3%, मतलब 66.2/3% किसके पास है? अनुजा के पास। तो कुल संपत्ति का 2/3% यही हिस्सा है अनुजा के पास, ये वाला हिस्सा। और इस हिस्से का 30% का कीमत है 1,25,000, यही है ना, 1,25,000। इस हिस्से का जितना अनुजा के पास है ना, उस हिस्से का 30% किसके पास है? टोटल जितना संपत्ति है उसका 2/3% अनुजा के पास है। और इस वाले संपत्ति का मतलब टोटल संपत्ति के 2/3 का, टोटल संपत्ति के 66.2/3% का जितना भी मान हो रहा है उसका 30% 1,25,000 है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए सर। हमें नहीं पता अनुजा, हमें नहीं पता टोटल संपत्ति कितनी है। हम मान लीजिए कि टोटल संपत्ति 100 रुपया है। अब टोटल संपत्ति का 66.2/3% अनुजा के पास है। तो टोटल संपत्ति का 66.2/3% यानी 66.2/3% का मान 2/3 होगा। टोटल संपत्ति का 2/3 हिस्सा अनुजा के पास है। अब जितना हिस्सा अनुजा के पास है उसका 30% का वैल्यू दिया है। यही तो हिस्सा अनुजा के पास है, टोटल संपत्ति का 2/3 हिस्सा अनुजा के पास है। अब इसका 30%, इसके 30% का मान दिया है कितना? 1,25,000। तो इसका 30% निकालने जा रहे हैं। इसका 30% यानी 30/100, इसी का मान दिया है कितना? 1,25,000, 1,25,000 है ना, इसी का मान दिया है। अनुजा के पास जितना संपत्ति है, कुल संपत्ति का 2/3 भाग है उसके पास, तो उसके पास जितना संपत्ति है अनुजा के पास उसका 30% का मान दिया 1,25,000। वही हमने डाटा लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए तो 1 0 से 1 0 कट गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? 3 से 3 कट गया, 2 से कट जाएगा 5 बार में। और x का मान निकालना है, कुल संपत्ति का हम निकल जाएगा, x का मान निकालेंगे तो 5 इधर जाएगा, गुना हो जाएगा। 125 में 5 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। और 3 0 है तो क्या लगा देंगे? 3 0। ये कुल संपत्ति निकल के आ गया। कुल संपत्ति निकल कर आ गया 6,25,000। 6,25,000 का 66.2/3% किसके पास है? अनुजा के पास। और जितना उसके पास है सॉरी, जितना उसके पास है, अनुजा के पास जितना है उसका 30% का कीमत था 1,25,000। तो हम बता दिए कि टोटल संपत्ति कितना है? 6,25,000। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो उसकी 45% संपत्ति की कीमत क्या होगी? मतलब टोटल संपत्ति जो है ना उसका 45% बताइए कितना होगा। तो कुल संपत्ति का 45%, कुल संपत्ति कितना है सर? 6,25,000 है ना। इसका 45% आपसे पूछ रहा है, नहीं बता दीजिएगा, बता देंगे सर। इसमें क्या, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए 45 में आपको गुना करना पड़ेगा 625 है, वो जीरो भी है, तो इतना तो कंफर्म है कि लास्ट में कोई जीरो आएगा। आ रहा है किस ऑप्शन में? कहेंगे सारे ऑप्शन में वो जीरो है सर। अच्छा, इसके बाद चलेंगे आगे। अब 45 इंटू 0 हो गया सर। 45 में 5 से गुना करिए, 45 में 5 से गुना करिएगा तो कुछ भी आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। इकाई अंक 5 आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा। 45 पंचे जो आएगा, 45 पंचे कुछ हुआ है लेकिन उसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। तो ऑप्शन से मिलाइए। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 5 है। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखो, जिसका 0 के बाद जो नहाई अंक है वो क्या है? 5 है। 45 इंटू 0 0 और 45 पंचे जो भी आएगा, 45 पंचे जो भी आएगा लेकिन इकाई अंक कितना आएगा? 5। तो हम 5 न लिखेंगे, बाकी तो हारसीन में जाएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दहाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2,81,200, 2,81,000 कितना हो रहा है? 250 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ऐसे एग्जाम में कैलकुलेशन करेंगे सर, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ना लगेगा। इकाई स्थान से दहाई स्थान से हम लोग को छांट देना है कैलकुलेशन करके। ठीक है, आगे बढ़े ना, आगे बढ़ेंगे सर और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 146 पर। क्वेश्चन नंबर 46 में 56 पर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 156 पर। क्वेश्चन नंबर 156 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 156 पे आ गई फटाफट। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 156? देखिए तो कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है तो परिणामी भिन्न 16/63 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है?
मूल भिन्न क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है, ऐसे सवाल हमने पहले भी किया है, एक बार और कर लेते हैं। माना कि जो जो मूल भिन्न है वो a बटा b है। माना कि जो मूल भिन्न है वो कितना है सर, a बटा में b है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी संख्या की बात करें तो अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो अगर बोल रहा है कि किसी भिन्न का इतना प्रतिशत बढ़ गया तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, बोलेगा इतना प्रतिशत घट गया तो 100 से घटा कर लिखेंगे। जैसे इसमें बोल रहा है ना कि यदि किसी भिन्न का 60% बढ़ जाता है तो उसको 100 में जोड़ कर लिखेंगे, मतलब वह संख्या अब 160% हो गई। अपने आप में 100% था, 60% बढ़ गया तो कितना हो गया, 160%। बोल रहा है कोई भिन्न है उसका हर 30% घट गया, अपने आप में वो 100 था, 30% घट गया, अब कितना हो गया, 70 हो गया। इस तरीके से जोड़कर और घटाकर लिखना है। जब बढ़ता है तो जोड़कर और घटता है तो घटाकर। क्वेश्चन पढ़िए, पता चलेगा। माना कि मूल भिन्न a बटा b है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाए, अपने आप में 100% है, 60% बढ़ गया, लेकिन अब कितना हो गया, 160%। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है और हर 40% बढ़ जाए, हर अपने आप में 100% होगा, कह रहा है 40% बढ़ जाए, मतलब हर कितना हो गया सर, 140%। ऐसा करने से जो परिणामी भिन्न है वो 16/63 प्राप्त होता है। परिणामी भिन्न 16/63 प्राप्त होता है। बोलिए लिखने आया कि नहीं आया। माना कि मूल भिन्न a बटा b है ना, तो a बटा मूल भिन्न का जो अंश है वो 60% बढ़ गया तो 100 में जोड़कर 160%, और हर 40% बढ़ गया तो 100 में जोड़कर 140%। तो परिणामी भिन्न 16/63 प्राप्त होता है, तो बराबर 16/63। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 16 से 16 कट गया, इस 7 से 2 बार में और 7 से 9 बार में। देखिए तो a बटा b का मान निकल गया, a बटा b का मान निकल गया। 2 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में कितना हो जाएगा, 2, और बटा में 9 है तो 9। आंसर हो गया 2/9। समझ में आया, कोई दिक्कत? देख रहे हैं कितना आसान है ये विनोद, कितना आसान है, देख रहे हैं विनोद। आगे बढ़े, अब बात करेंगे सवाल नंबर कितना पर, 157 पर। 157 भी ऐसा ही सवाल है, 157 भी सर ऐसा ही सवाल है, और 157 को भी उड़ा देंगे हम ऐसे ही। क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का जो मान है वो 25/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। माना कि मूल भिन्न कितना है, a बटा b। माना कि मूल भिन्न कितना है, a बटा b। अब देखिए इसमें कलाकारी क्या किया गया है, कह रहा है भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि, अपने आप में 100%, 50% की वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा, 150%। वृद्धि है तो 100 में जोड़कर, कमी है तो 100 में घटाकर। आगे कह रहा है कि यदि और उसके हर में 28% की कमी कर दी जाए, तो 100 में 28% घटाकर कमी किया गया है, तो 100 में 28% घटाएंगे 72%। तब परिणामी भिन्न जो है वो 25/36 प्राप्त होता है। तो बताइए मूल भिन्न क्या है, a बटा b का मान बता दीजिए। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और कुछ कट रहा है। देखिए तो 25 का पहाड़ा पढ़िए 6 बार, 25 छंके 150 होता है या नहीं होता? होता है सर। 36 से कम 36 और 36 दूना 72, 2 एकम 2 और 2 3 6। आया समझ में? क्या हो गया सर, a बटा b का अगर मान निकालेंगे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर, निकल जाएगा। 3 नीचे आएगा ना, तो 1 बटा में क्या हो गया, 3 ऊपर कुछ नहीं है तो 1, 3 ऊपर भाग में है तो नीचे आएगा, यहाँ पर ऊपर है गुना में तो नीचे आएगा भाग में, 1/3 हो जाएगा। 1/3 a बटा b का मान कितना हो जाएगा सर, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर सर। ये सब आसान सवाल है, ये सब छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में आ गया कि किसी भिन्न के अंश को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया गया, हर को इतना प्रतिशत घटा दिया गया, परिणामी भिन्न इतना प्राप्त होता है, तो बताइए मूल भिन्न क्या था। ऐसा सब सवाल आप लोग चुटकी में उड़ा देंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सवाल नंबर सवाल नंबर 158 पर। कितने पर आएंगे सर? सवाल नंबर 158 पर आइए। 158 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जब देखिए तो कह रहा है कि एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं। 40% लड़के और 60% लड़कियां ने परीक्षा पास किया, तो कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देख रहा है विनोद, पास करने वाला डेटा दिया है और फेल करने वाले का प्रतिशत पूछ रहा है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां, एक परीक्षा हुआ, उसमें लड़का की संख्या 800 है और लड़की की संख्या 600 है।
कर 40% लड़के और 60% लड़कियां ने परीक्षा पास कर लिया। अच्छा एक बात बताइए, अपने आप में लड़का सब कितना प्रतिशत होगा? 100%। लड़की सब कितना प्रतिशत होगी? 100%। और 100% में से 40% लड़का पास हो गया तो फेल कितना हुआ होगा? 60%। अच्छा 600 टोटल लड़कियां, 600 लड़कियां को हम लोग 100% मान लेते हैं, तो 100% में से 60% लड़कियां परीक्षा पास कर गई तो फेल कितना होगी? 40%, है ना। तो अगर आपसे डाटा पूछा है फेल वाला तो आप लोग को फेल वाला निकालना पड़ेगा। जैसे देखो हम समझाते हैं आपको, एक बगल हम लिखते हैं बॉयज और एक बगल लिखते हैं हम गर्ल्स। क्वेश्चन पढ़ो ज्यादा समझ में आएगा। टोटल बॉयज का संख्या कितना है सर? बता सकते हैं। टोटल बॉयज 800 है, टोटल बॉयज जो है वो 800 है, और टोटल गर्ल्स कितना है? 600। ये दोनों परीक्षा में बैठ गया। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 1400। स्टूडेंट में कौन कौन आ गया? स्टूडेंट में अगर बात करेंगे, बॉयज प्लस गर्ल हो गया, बी प्लस जी, है ना, ये हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट में समझते हैं, स्टूडेंट्स में बॉयज भी आता है और गर्ल भी आता है, गर्ल भी आती है, बॉयज भी आता है और गर्ल्स भी आएगी। तो बॉयज टोटल 800 और गर्ल्स टोटल कितना? 600। अब इस 800 में से कुछ पास किया है और कुछ फेल किया है। उसी प्रकार लड़की जो 600 है इसमें से कुछ पास की है और कुछ फेल की है। तो देखो दिया है पास वाला डेटा, अब पूछ रहा है फेल वाला डेटा, है ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40% लड़के और 60% लड़कियां परीक्षा पास कर गए। 40% लड़के पास किए हैं और 60% लड़कियां पास की हैं। 60% लड़कियां पास की है। अगर 800 का 40% पास किया है तब फेल कितना प्रतिशत किया होगा? 60%, है ना। अगर 600 का 60% पास किया है तो फेल कितना किया होगा? 40%। तो हम लोग ये फेल वाला डेटा ना निकालेंगे। फेल वाला डेटा क्यों निकालेंगे सर? क्योंकि हमसे ये पूछा है कि कितना प्रतिशत बच्चा फेल किया है, टोटल स्टूडेंट में कितना प्रतिशत स्टूडेंट फेल किया है, हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग को फेल वाला डेटा निकालना पड़ेगा, है ना। फेल वाला डेटा निकालना पड़ेगा कि टोटल 1400 विद्यार्थी में कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल किया है। तो हम लोग को पूछा फेल वाला है तो फेल वाला डेटा निकालेंगे। 800 में से 40% पास किया तो 60% फेल किया होगा। 600 में से 60% लड़की पास की है तो 40% फेल की होगी। अपने अपने सब बॉयज 100%, अपने अपने सब गर्ल्स 100%। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर 800 का 60% निकाल दीजिए। आप देख लीजिए कैसे निकाल रहे हैं 800 का 60%, बाद में कोई शिकायत नहीं रहेगा। 8 छक 48, 480, है ना। 480 टोटल कितना लड़का फेल किया है? 480 लड़का। 600 का 40% लड़की फेल की है, तो 600 का 40% निकाल दीजिए कितना होगा? 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 चौक 24, माने 240 लड़की क्या की है सर? फेल की है। 240 लड़की फेल कर गई। तो आप बता सकते हैं टोटल कितना स्टूडेंट फेल किया? नहीं बता सकते हैं। बताइए तो टोटल कितना स्टूडेंट फेल किया? स्टूडेंट में लड़का और लड़की दोनों आएगा। तो 400, 200, 600, 680 और 40, 720 हो गया। 720 फेल कितना किया है सर? 720 स्टूडेंट फेल किया है। तो आपसे ये नहीं पूछा कितना स्टूडेंट फेल किया, वो पूछा कितना प्रतिशत स्टूडेंट फेल किया है। 720 स्टूडेंट फेल किया है, प्रतिशत में बताना है कितना पर फेल किया है सर? 1400 में से। 1400 में से 720 को फेल कर गया, प्रतिशत में बताना है तो 100 से क्या करा देंगे? गुना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। सॉल्व करिए इसको, देखिए तब 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, कितना बच गया? 2, और 2 बच गया तो बगल से जीरो उतरेगा 20, तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, उसके बाद कितना बच गया? 6, नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे 60 होगा। देखिए तो ऑप्शन में कुछ है छटने लायक? एक ही ऑप्शन में 51 है, एक ही ऑप्शन में 51 है, ऑप्शन नंबर सी में। आंसर हो गया 51.43, 51.43%, 51.43% ऑप्शन से मार दिए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 51 तक पहुंच गए थे, एक ही ऑप्शन में 51 था। बोलिए कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोगों का 158 तक हम लोग पहुंच गए और यहाँ तक हम लोगों को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं और धीरे धीरे पूरा का पूरा परसेंटेज हम लोग समाप्त कर देंगे सर। हम लोग का टोटल 193 गो क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग पहुंच गए हैं 158 नंबर पर। धीरे धीरे ऐसे ही प्रत्येक लेक्चर में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम लोग जो है धीरे धीरे पूरा का पूरा परसेंटेज क्या करेंगे सर? समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर पर आ जाएंगे। ठीक है सर, आज इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।